हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सीटेट वंदना प्रजापति। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे आपके कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में, जैसा कि आपके हो गए जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की एंड नोम चोम्स्की। यही 4 वैज्ञानिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में कन्फर्म पूछे जाते हैं। जैसा कि आपका हो गया सीटेट का एग्ज़ाम अथवा कोई भी टीचिंग्स एग्ज़ाम लाइक यूपी टेट, सभी एग्ज़ाम्स में आपके मनोवैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए आज आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसमें हम क्योंकि यह चारों मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे। आपने आज तक इन मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ा होगा तो भी वीडियो को देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देख लेना। इन मनोवैज्ञानिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं इन 4 मनोवैज्ञानिक के बारे में। नंबर 1 है जीन पियाजे, जो स्विट्ज़रलैंड से थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। नंबर 2 है कोहलबर्ग, जो अमेरिका से थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नंबर 3 है वाइगोस्की, जो रूस से थे एंड इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। नोम चोम्स्की अमेरिका के थे। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ लीजिए कौन से वैज्ञानिक कौन सा सिद्धांत दिए हैं। लाइक इसी तरह से आपका क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं इनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नंबर 1 है चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर है बच्चों में भाषा सीखने के जन्मजात क्षमता होती है। बी नंबर है बच्चों में भाषा सीखने के जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। एंड डी नंबर है बच्चों में व्याकरण सीखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा, नोम चोम्स्की जो थे इन्होंने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो था आपका भाषा विकास का। तो इन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है LAD, जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है, जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर देखते हैं। यहाँ पर भी आप वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो नंबर 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नंबर सी संवेदीगामक अवस्था। नंबर 4 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष का है। देखिए, पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, जो ये है आपके सामने स्क्रीन पे। आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। नंबर 1 है संवेदी प्रेरक, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। एंड नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष का है। नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष तक का है। एंड नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 प्लस होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई आपकी। इनसे जो ईयर दिए गए हैं ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इन अवस्थाओं के नाम भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमूर्त संकल्पनाओं के, जिनको मूर्त में बच्चा देख सकता है, पकड़ सकता है, छू सकता है,
वही अगर अमूर्त में देखा जाए तो इसका सेम अपोजिट होता है। तो बच्चा उसके बारे में जो तार्किक चिंतन स्टार्ट करता है वही होता है आपका औपचारिक। कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये रहा आपका। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण मैंने लिए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखते हैं। नंबर 3 है, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्टेज है स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 एंड स्तर 2। इस सिद्धांत में इन्होंने 3 स्टेज बताई थी। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं और इन्होंने 3 स्टेज बताई है। चाहे तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है आपकी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज। एंड नंबर 2 है आपका कन्वेंशनल स्टेज। नंबर 3 है मैं एक एक करके लिखती हूँ, इसमें बन नहीं रहा है। तो नंबर 1 है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्री कन्वेंशनल। नंबर 2 है कन्वेंशनल। नंबर 3 है पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर? आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो जो इसका आंसर सही है वो है आपका 3 नंबर, स्तर 1, यानी 4 से 10 वर्ष। जन्म से 4 साल बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है। तो हम इसका एज भी दे देते हैं। जो होता है आपका, ये होता है 4 से 10 वर्ष। एंड ये 2 नंबर होता है 10 से 13, और ये 13 प्लस होता है आपका। ओके, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यानी जन्म से 4 साल तक बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, उसके बाद उसमें स्टार्ट होती है नैतिकता। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, राइट। ओके, देखिए, अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो जो बच्चे थे वो बच्चे देखते हैं कि मम्मी पापा को मारता है। देखिएगा आप, जैसे अपने पापा को मारता है, मम्मी को मारता है, कुछ भी बोल देता है, उसको थोड़ी ना पता होता है कि वो उनसे बड़े हैं, उनको ये शब्द नहीं बोलना है, नहीं मारना है, ऐसे नहीं करना है। तो नैतिकता 4 तक के बच्चों में नहीं होती है। इसलिए आंसर आपका स्टेज फर्स्ट हो जाएगा, यानी स्तर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 है, 4 नंबर है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो आपने देखा होगा लेव वाइगोस्की किसका सिद्धांत दिए थे? वो था आपका सामाजिक सांस्कृतिक। तो आपको आंसर में देखते ही जहाँ पे सामाजिक एंड सांस्कृतिक दिखे वहाँ पे आपको आंसर को सही कर देना है। तो इसमें क्या दिया है? नंबर ए में सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और नंबर बी दिया है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, नंबर सी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, नंबर डी है संतुलन।
जहाँ पर भी आपको लेव वाइगोस्की दिखे तो वहाँ पर आपको समाज दिखेगी। जैसे समाज संस्कृत दिखे तो आंसर को देखते ही आपको सही लगा देना है। तो इसलिए आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आंसर नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, नंबर 5 है आपका। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? नंबर 1 है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। नंबर बी है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नंबर सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। एंड डी नंबर है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। देखिए, आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था तो पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। तो जिसमें पहली अवस्था थी वो थी संवेदी प्रेरक, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो आंसर में देखते हैं, जैसे कि प्रश्न में है इंद्रियागामक यानी 0 से 2 वर्ष तक को होता है। तो 2 साल तक का बच्चा क्या क्या करता है, आप देखिए क्या क्या करता है। वो अनुकरण करता है, जैसे हम लोग छोटे थे तो घर वालों की नकल करते थे, बोलते थे, उनकी तरह चलते थे। ऐसे ही इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मतलब बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो क्या है इसमें, नंबर बी। आपका नंबर बी सही हो जाएगा। क्या दिया है इसमें, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यानी अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 6 नंबर है वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो क्या हो जाएगा। नंबर ए है खोजपूर्ण अधिगम। नंबर बी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नंबर सी है पाढ़ एंड ढांचा। नंबर डी है अंतः व्यक्तित्व निष्ठता। तो अभी आपको मैंने बोला कि जहाँ पर आपको वाइगोस्की दिखे तो वहाँ पर आपको सामाजिक सांस्कृतिक तो देखने को मिलेंगे ही। आपको इसके अलावा ऑप्शन में से समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पाढ़ ढांचा देखने को भी मिलेगा, जो कि ऑप्शन में है बी एंड सी में है। आपका बी एंड सी में है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी में है पाढ़ एंड ढांचा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम इन दोनों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि ZPD क्या होता है। जैसा कि आपका हुआ ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो होता है आपका जोन ऑफ, मैं हाथ से लिख रही इसलिए बड़ा बड़ा बन रहा है, लिखने में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मैं लिख देती हूँ जोन ऑफ प्रोक्सिमल, यहाँ तक हो गया आपका, एंड डेवलपमेंट। आपका डेवलपमेंट, ओके, को आपको शॉर्ट में ZPD बोलते हैं। इसमें जो वास्तविक विकास का स्तर होता है और जो संभावित विकास का स्तर होता है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसा देखिए आपका वास्तविक विकास, 1 मिनट पेज क्लियर कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। आपका वास्तविक विकास है जैसे सीटेट में 80 मार्क्स, ओके, आपको चाहिए 90 मार्क्स, ये है आपका वास्तविक। एंड संभावित कितना है आपका, आपको चाहिए 90 मार्क्स, ये होगा आपका संभावित, ये होगा आपका संभावित मार्क्स। तो आप लेके कितना आ रहे हैं, जैसे कि हुआ
80, 81, 82 आप लेके आ रहे हैं। 80 मार्क्स, किसी का 80 मार्क्स आ रहा है, किसी का 81 आ रहा है, किसी का 82 आ रहा है। अब इन दोनों यानी कि वास्तविक और संभावित विकास के इन दोनों बीच का जो अंतर होता है उसे ZPD बोलते हैं। तो आंसर में आपका आंसर नंबर 2 भी सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 आपका सही है। इसमें C भी सही है। अब हम देखेंगे पाड़ एंड ढांचा। जो पाड़ होता है, ढांचा, वो क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जैसे टेम्पोररी सपोर्ट या फिर टेम्परेरी हेल्प। जैसा कि हम छोटे थे जब साइकिल चलाते थे और हमसे साइकिल नहीं चलती थी, तो हम बोलते थे कि पीछे से कोई धक्का दो हमें, यानी कि जैसे मेरा फ्रेंड हुआ या फिर मेरे बड़े भाई बहन होते थे, तो हमें टेम्परेरी सपोर्ट देते थे कि मतलब हम अपने साइकिल को अच्छे तरीके से चला सकें। तो वही जो हेल्प हुआ आपका वो हो गया आपका पाड़, यानी वही हो गया आपका पाड़, यानी टेम्परेरी सपोर्ट ही आपका हो गया पाड़ ढांचा। तो इसलिए आंसर आपका 2 एंड 3 दोनों सही है इसमें। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाई हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। सात नंबर है, चामुस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ है। तो नंबर 1 है, सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। बी नंबर है, व्याकरण के नियमों के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना। सी नंबर है, परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान में रुचि बढ़ी है। डी नंबर है, एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया की सबसे आम सहायक भाषा है। अब देखिए, जहाँ पर आपको नॉन चौमुस्की दिखेंगे, जहाँ पर भी आपको नॉन चौमुस्की दिखेंगे वहाँ पे आपको सार्वभौमिक व्याकरण देखने को मिलेगा ही ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन को देखते ही सही लगा देना है। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। तो फ्रेंड्स बताइएगा यह वीडियो आपको कैसे लगी, और ऐसे ही बहुत सारे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो मेरे पास और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको अगले वीडियो में बताऊंगी डिटेल्स में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपके लिए कैसी थी। आप सोच रहे होंगे ऐसे अचानक से आवाज़ चेंज हो गई, तो मुझे सर्दी की प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसे मतलब अचानक से सर्दी हो जाती है तो आवाज़ में चेंजिंग हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा छींक आती है मुझे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा आप लोग, जिससे हमको मतलब अच्छा लगेगा कि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं आप सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।